नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे हम क्रिकेट की, चर्चा होगी हॉकी की, कुश्ती की और फुटबॉल की। और इन सब खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय और ताजा आंकड़ों के साथ इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान राचेल हेंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वहीं भारत की 150 से भी ज्यादा मैच खेल चुकी अनुभवी हॉकी खिलाड़ी नमिता टोप्पो ने भी आज संन्यास लेने की घोषणा की। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और फुटबॉल में डूरम कप टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इस समय हैदराबाद का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से जारी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। दोनों टीमें T20 श्रृंखला के बाद 3 एक दिवसीय मैच भी खेलेंगी। मले, आज का मैच निर्णायक मैच होगा और जिस तरह से महिला टीम ने वापसी की है वो अपने आप में एक अच्छा संकेत दे रहा है आज के इस मैच के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से पहली मैच में आत्मसमर्पण वाला दिखाई दिया था माहौल, एक जिसमें कि कोई भी किसी तरह का प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी की, जिस प्रकार से स्नेह राणा ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए और स्मृति मंदाना ने जो अनबीटन 79 रन बिना आउट हुए बनाए। और उसके बाद लगने लगा कि जो 143 रनों का एक लक्ष्य था डर्बी में, वो बहुत आसान नहीं सिद्ध होगा और वैसा ही हुआ और इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये जो जिस प्रकार से भारत की टीम ने वापसी की है और जो हरमनप्रीत कहती रहती हैं कि हम लड़कियों को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव जो बन जाता है लगातार क्रिकेट खेलने के कारण, वो जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे और बेहतर प्रदर्शन होता है। और हालांकि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, जहां तक मौसम की बात करें, बाकी चीजों में भी, तो उस समय भी अगर इन सब बातों के बावजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि एक नया इतिहास महिला क्रिकेट इतिहास की किताब में एक नया पन्ना जोड़ने वाला है। अगर भारत की टीम इंग्लैंड को हरा देती है इस श्रृंखला में उन्हीं की धरती पर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ब्रिस्टल की पिच की बात करें तो आज के मैच में स्कोर का क्या कुछ रहने की उम्मीद है और कौन से सितारे भारत की तरफ से आज चमकने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ब्रिस्टल की जहां तक बात है तो अभी तक ये देखा गया है कि जो टीम चेज करती है वही वहां जीतती है। अभी जो आंकड़े आपके सामने हैं वो यही बताते हैं कि चेज करने वाली टीम अधिकतर विजयी होती है। और ये जो पिच है इसमें ढेरों रन है, तो टॉस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि जो टीम पहले खिलाड़ियों को आउट कर देगी और उसके बाद चेज करेगी, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन वो करके दिखाए। लेकिन एक बात यहां पे मैच जरा सा चौकसी बरतने वाली होगी, वो ये कि ये मैच हालांकि भारत जीत गया था डर्बी में, लेकिन जो इंग्लैंड की तरफ से एक नया चेहरा सामने आया नवीन जी, फ्रेया कैम्प, जो इंग्लैंड की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अभी तक 17.5 वर्ष जिनकी उम्र है, और उसके बाद उन्होंने जो एक बढ़िया उपलब्धि की है यहाँ पे, वो उन्होंने बैट से, बल्ले से, जो कि मध्यम तेज गति के गेंदबाज के रूप में आई थी, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्ले से अपने जो प्रदर्शन किया, तो एक कहिए कि एक तुरुप का इक्का जो होता है, जो एक अनजान सा खिलाड़ी सामने नजर आता है जब, तो टीम में एक झंझावात पैदा कर जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा कर जाता है। तो उस तरह से लेफ्ट आर्म सीमर के रूप में आई और उसके बाद क्रिकेट में बल्लेबाजी में 16 गेंदों में 24 रन बनाकर 45 रनों की पार्टनरशिप जो उन्होंने रखी, ये है। अलग बात है कि नीम की टीम हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन कैम्प पर नजर रखनी होगी भारतीय खिलाड़ियों को। मले जी, यहाँ पे एक बात उभर कर आती है कि
इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो उत्साह है वो दोगुना होगा और इंग्लैंड थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आएगी, क्योंकि भारत एक जीत के साथ, और वो भी ताजा तरीन जीत के साथ, इस मैच को खेलने के लिए आगे आएगा। कोई शक नहीं इस बात में कि भारत की टीम के हौसले अभी बहुत बुलंद होंगे, क्योंकि जिस तरह से पहली गेम में, जैसा मैंने कहा, एकदम वन साइडेड गेम था और हार का मुंह देखना पड़ा था, और उसके बाद इन महिलाओं ने वापसी की है। तो इस समय तो इनके हौसले बहुत बुलंदी पे हैं और इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि देखिए उनके भी कुछ नामी गिरामी खिलाड़ी इस बार नहीं खेल रहे हैं, और जब वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि हेदर नाइट नहीं है जो इंग्लैंड की टीम की कप्तान है, वो हेदर नाइट नहीं खेल रही हैं, ऑलराउंडर नैट स्कीवर नहीं खेल रही हैं, तो इन लोगों के नहीं खेलने से थोड़ा तो उनका मनोबल ऐसे ही गिरा हुआ है। और एमी जोन्स लीड कर रही हैं, कैप्टन हैं, तो इस समय कहना बहुत मुश्किल है, मगर मुझे ये लगता है कि भारत का पलड़ा भारी ही है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में एक आत्मविश्वास की कमी सी झलक रही थी जब पिछला मैच हुआ। दोनों टीमें इसके बाद 3 एक दिवसीय मैच भी खेलेंगी, उस पर हम लगातार नजर रखेंगे। बहरहाल आप सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की उपकप्तान रॉचेल हिंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रॉचेल हिंस ने एक दशक से भी ज्यादा के करियर में 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 77 एक दिवसीय मैच और 6 टेस्ट मैच खेले हैं। मले एक बहुत लंबा सफर रहा है एक दशक का, और खासकर महिला क्रिकेट खिलाड़ी का, और उसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से, हालांकि महिला क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया को क्या क्षति पहुंचेगी? देखिए, क्षति तो टीम में पहुंचती ही है जब एक बिल्कुल स्थिरता प्रदान करने वाला खिलाड़ी टीम में जब वो छोड़कर जाता हो। लेकिन 35 वर्ष की हो चुकी हैं, बाएं हाथ की खिलाड़ी रही हैं, और इंटरनेशनल डेब्यू जो उनका हुआ था वो 2009 में हुआ था। मतलब आप समझ लीजिए कि वो 2009 से 2022, तो इतने दिनों तक वो खेलती रही हैं, और 6 टेस्ट, 77 ODI, 84 2020 में खेला है, उन्होंने हिस्सा लिया है अभी तक। और एक खास बात जो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी टीम के सहयोगियों ने लगातार, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हुए, उन्होंने जिस प्रकार से मेरी हौसला अफजाई की, और उन्होंने मुझे जिस प्रकार से खिलाड़ी के रूप में चुनौती दी, उससे मेरे खेल में जो विकास हुआ, और अभी 9th हाईएस्ट रन गेटर हैं वो, अगर आप देखें लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में टॉप 10 में उनका नाम है। तो इस तरह से ODI में 2585 रन उनके नाम जुड़े हैं, 39.76 का उनका औसत है। 2020 में उनके 850 रन हैं, 26.56 का औसत है, और उप कप्तान रही हैं 4 वर्षों तक 2018 से। तो एक तो होता है कि जब एक लंबे करियर के बाद आप छोड़ते हो तो टीम में एक हल्का सा झटका जरूर लगता है। लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब हम किसी भी खिलाड़ी के रिटायरमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमें आर्म चेयर डिस्कशन में गिर जाते हैं कि इनको छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था, कि और पहले छोड़ देना चाहिए था, क्यों रिटायरमेंट नहीं लिया इन्होंने। देखिए, खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसको कब रिटायरमेंट लेना चाहिए, कब उसको ऐसा लगे, जब उसको ऐसा लगता है कि अब मुझसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा जो मैंने पहले किया है। कोई नहीं चाहता अपना रिकॉर्ड खराब करना। तो इस तरह से रेचल हिंस को मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि अब उनके लिए क्रिकेट को अलविदा कहने का समय आ गया है। बाएं हाथ की रेचल हिंस ने 13 विकेट भी लिए हैं, और हिंस ने पहली बार टीम में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की थी। क्रिकेट से निकलकर अब सीधा चलते हैं हम हॉकी के मैदान पर। खबर आ रही है कि भारत के लिए 150 से भी ज्यादा मैच खेल चुकी अनुभवी हॉकी खिलाड़ी नमिता टोप्पो ने आज संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मले एक बेहतरीन खिलाड़ी को आज भारतीय हॉकी ने, या क्यों कहें भारतीय हॉकी को एक बेहतरीन खिलाड़ी ने आज अलविदा कह दिया। वही बात फिर नजर सामने आती है कि शायद कहीं एक टूट सी नजर आएगी, एक गैप सा नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर अगर आप देखें, नमिता टोप्पो ने ये स्वीकारा है और इस बात को माना है, इस बात का उनका एहसास है कि अब उनका वक्त आ गया है हॉकी को अलविदा कहने का। 27 वर्ष की हो चुकी हैं, सुंदरगढ़ में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की रहने वाली हैं, और उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भारतीय टीम के लिए 2014 और 2018 के एशियाई खेलों में जीते थे। और जो उनकी
उन्होंने खुद कहा कि मेरे खेल जीवन के जो पिछले 10 साल रहे हैं वो मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल रहे हैं, क्योंकि मैंने भारतीय हॉकी टीम को और भारत की महिला हॉकी को अपने ढंग से प्रभावित करने में काफी सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से एक अच्छा खिलाड़ी, उसका अच्छा करियर, स्पोर्ट्स हॉस्टल पैनपोश राउरकेला में ट्रेंड जो टोप्पो थी, उनको उनके जाने से 2007 में आई थी उड़ीसा की राज्य टीम में, उनके जाने से कमी तो जरूर खलेगी, लेकिन कई खिलाड़ियों की प्रेरणा की स्रोत बनकर वो जा रही हैं। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था उन्होंने, 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस तरह से एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, 168 राष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय टीम में 168 बार राष्ट्र को जिसने रिप्रेजेंट किया हो, आप सोच सकते हैं कि कितनी महान बेहतरीन मिडफील्डर। घरेलू प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नमिता टोप्पो ने 2011 में भारत की अंडर 18 टीम के लिए अपने आप को चुना हुआ पाया और इसी साल बैंकॉक में एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का वो हिस्सा भी रही। मले ज्यादातर हॉकी खिलाड़ी अभी भी हम देख रहे हैं 2 ही स्टेट से आते हैं, उड़ीसा या फिर पंजाब। और यहाँ पे उड़ीसा राज्य की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हॉकी के स्तर को, हॉकी के खिलाड़ियों को एक ऊंचाइयों पर लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री का विशेष रूप से बहुत योगदान है। नवीन पटनायक जी ने हॉकी को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। मगर मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब बात करते हैं खिलाड़ियों के प्रदेशों की जहां से वो आए हैं, तो उड़ीसा के साथ साथ झारखंड नहीं, इसलिए कि वो जो छोटानागपुर प्लेटो है, जो छोटानागपुर का पूरा इलाका है, उसने इतने बड़े बड़े महान खिलाड़ी यहाँ से थे बहुत जमाने से, डुंगडुंग, माइकल टोप्पो, खालखो, कितने लोग आए, कितने लोग वहां से निकल के आए, और पंजाब से तो आते ही हैं। तो ये एक बात है। वहां तो आपको पता है कि जो उड़ीसा और झारखंड में जो खिलाड़ी खेलते हैं हॉकी, वो लकड़ी की डंडी से, स्टिक से और लकड़ी के गेंद से, सूखे हुए गेंद से खेलते हैं। और वहां एक खसी प्रतियोगिता होती है। वो खसी प्रतियोगिता में छोटी बकरी जो है, बकरा, वो वहां पे प्राइज मनी के रूप में रहता है, और छोटे छोटे बच्चे अपनी लकड़ी की वो स्टिक लिए हुए खेलते रहते हैं। जो जीतता है पूरा गांव जमा होता है। आज भी क्या जुनून है वहां पे। और जिस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू की भारत में योजना, जिसमें कि प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचान कर उनको आगे ले जाने के लिए, उनको तराशने के लिए, उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए जो कोशिश हुई, उसमें इन दोनों प्रदेशों से, और खासकर मैं फिर से एक बार कहूंगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की। और यही कारण है कि वहां से बहुत सारी लड़कियां हमारी टीम में आई। मले, आज के इस स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बात महिलाओं की चल रही है, तो हम आपको और अपने सुनने वालों को बताते चले कि विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने कल सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। भले दाहिना घुटना सूजा हुआ, चोट लगी हुई, प्रतिद्वंद्वी को पता है कि इसके दाहिने घुटने में चोट है, बार बार उसी घुटने पर आघात, और उसके बाद भी पदक। ये है विनेश फोगाट। ये वो विनेश फोगाट है जिसको जब मंगोलिया के पहलवान ने हराया तो भारतीय कैंप में खलबली सी मच गई, उदासी छा गई, 0-7 का स्कोर। आखिर ऐसा कैसे हुआ? लेकिन तभी इनके कोच ने कहा कि मंगोलिया की खिलाड़ी को कम मत आंकिए, ये फाइनल में पहुंचेगी, और जैसे ये फाइनल में पहुंचेगी रेपचार्ज राउंड में, ये वापस आएगी विनेश। और वैसा ही हुआ। और जब विनेश आई तो उनके दाएं घुटने में सूजन थी, चोट लग गई। उसके बाद उनके प्रतिद्वंदी को पता लग गया कि इनके दाएं घुटने में चोट है। उसके बाद भी 8-0 से विजय। तो ये बहुत ही शानदार, देखिए, पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है पहली, जिन्होंने 2 विश्व चैंपियनशिप के पदक प्राप्त किए हैं। और अपनी इंजरी के बावजूद 2-0 की बढ़त पहले पीरियड में, पहले हाफ में ली, उसके बाद 4-0 किया उसको, और उसके बाद अभी दूसरे राउंड में मेरे ख्याल से 2 मिनट से भी कम का समय, 1 मिनट 40 सेकेंड का समय निकला था कि उसके बाद जो डेफिसिट थी, जो कमी हो रही थी, तो इनकी प्रतिद्वंदी जो थी स्वीडन की, उनको ऐसा लगा कि यही मौका है कि इसको
ऐसी जगह मारो जहां इसको सबसे ज्यादा चोट लगती हो। मैंने देखा जाता है कि जितने भी खेल होते हैं, मैं विश्व स्तरीय सब खेलों की बात कर रहा हूं, बहुत लंबे वक्त के लिए खेले जाते हैं। कोई आधे घंटे के लिए, कोई 35 मिनट के लिए, कोई 50 मिनट के लिए, कोई 70 मिनट के लिए। क्रिकेट तो पूरे दिन भर के लिए खेला जाता है। कुश्ती और बॉक्सिंग 4 साल 3 साल हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ चंद मिनटों के लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और चंद सेकंडों में हो जाता है, चंद सेकंडों में फैसला तो हो जाता ये तो ऐसी बात है कि देखिए, अब इसमें क्या कहा जाए, एक मूव जी, एक मूव, उसी मूव से सब खेल। जो मैं कह रहा था ना आपको कि जब वो पिछड़ रही थी तो उनकी प्रतिद्वंदी जो थी उनको ये लगा कि अब यही तरीका है कि इनका जो दायां घुटना जिस पे चोट लगी, दाएं पैर, उसी पे और लगाया जाए, वहीं पे सारा जोर लगाया जाए। नतीजा क्या हुआ कि उनको 2 पॉइंट्स मिल गए और जी, विनेश को, तो 4-0 से 6-0 हो गया और उसके बाद फिर 8-0 हो गया। तो जब वहां टिके रहने की क्षमता आप में है, देखिए जिस तरह से इनको चोट लगी थी ना, आपको याद होगा कि रियो ओलंपिक्स में इनको उठाकर स्ट्रेचर पे ले जाया गया था विनेश फोगाट को। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा यहां भी ना हो, लेकिन क्या इस लड़की में जबरदस्त वापसी करने की जो अंदर से एक ललक होती है, जुनून होता है, वो जुनून सामने नजर आया। और उसी की वजह है कि पहली महिला रेसलर जिसने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हैट्रिक अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का किया था, उसने अब दोहराया। और यही जुनून देखने को मिलेगा आपसे कुछ देर बाद, जब भारत की 23 वर्ष से कम आयु की प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाली निशा दहिया 68 किलोग्राम महिला श्रेणी में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता रही नवीन मलिक भी आज अपना मुकाबला खेलेंगी। बिल्कुल, देखिए नवीन मलिक और निशा दहिया से मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि जब वो ब्रॉन्ज मेडल की फाइट के लिए वहां उतरेंगी तो वो फिर से एक बार जो रेपेचेज राउंड का विनर होगा उनके साथ उनका मुकाबला होगा। और मुझे कोई इस बात में शक नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए जब वो सेमीफाइनल में 68 किलोग्राम वर्ग में हारी थी तो उस समय बहुत ही मामूली अंतर से हारी थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफा कोई फाइट रही हो जी। तो इस प्रकार उनसे काफी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगी। और थोड़ी सी निराशा यहाँ हम बात करें तो एक 125 किलोग्राम वर्ग में दिनेश से हुई थी, वो नहीं कुछ खास कर पाए। लेकिन नवीन मलिक जिनकी चर्चा आपने की, वो एक अनदर मेडल होप हैं, एक और उनसे उम्मीद है पदक की, क्योंकि वो 20 वर्ष के हैं, देश के जाने माने, और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता था 74 किलोग्राम वर्ग में, और उसके बाद इस बार वो 70 किलोग्राम वर्ग में जा रहे हैं। तो जापान के ताइशी नारिकुनी से उनका पहले राउंड का मुकाबला होना है, और जापानी खिलाड़ी बहुत तगड़ा है, जापानी पहलवान, क्योंकि उसने एशियन चैंपियनशिप में 2022 में 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस प्रकार काफी कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन उम्मीद है पदक की। और अब बात फुटबॉल की। ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इस समय हैदराबाद का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से हो रहा है। हाफ टाइम तक बेंगलुरु ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। कोलकाता में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। एक बेहतरीन टूर्नामेंट रहा सो फार अब तक। अगर हम ड्यूरंड कप की बात करें, सभी देश के सबसे बेहतरीन क्लब ने इसमें हिस्सा लिया, और अब वो वक्त आ गया जब इसका फाइनल मुकाबला होगा। और जब दोनों टीमों की हम बात कर रहे हैं, मुकाबला अभी चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्कोर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप चुनिए कि बेहतर टीम कौन है, तो मेरे लिए ये काम असंभव है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। जो कौन जीतेगा ये बड़ा ट्रिकी सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो चैंपियन हैं वो जब तक आर्मी रेड ने उनको हराया नहीं था तब तक एक बार भी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा था। और उसके बाद एक लीग मैच में राजस्थान यूनाइटेड ने हराया था, स्टिफ चैलेंज प्रेजेंट किया था उनके लिए। मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन भले इस पे हम आपसे बहुत संक्षिप्त जवाब चाहेंगे। भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब फिर से जीत लिया है। कोलंबो में कल हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। ग्रुप मैचेस जब हुए थे तो भारत नेपाल से हार गया था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब इस बार क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रतिरक्षा पंक्ति को भेदते हुए भारत के 4 खिलाड़ियों ने, खासकर कप्तान गेते और बॉबी, इन लोगों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, तो अब तो एक तरफा मैच 4-0 से विजय, अब क्या कहना है, भारत चैंपियन है।
मैंने हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय साझा करने के लिए, तमाम आंकड़े हमारे सुनने वालों को बताने के लिए और वो कहानियां, खेलों की वो कहानियां जिसे हम बहुत कम जानते थे, हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि आज रात 11 बजे महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ब्रिस्टल में खेला जाएगा। नमस्कार।